दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। जी आपको बता दें कि देश में कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद अब भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की है कि 16 जनवरी 2021 से वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में वैक्सीन डोज स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को दी जाएगी। ऐसे करीब 3 करोड़ कर्मचारियों का अनुमान लगाया गया है जिन्हें वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों और 50 साल से कम की ऐसी आबादी को टीका दिया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बता दें कि देश भर में टीकाकरण अभियान को लेकर यह बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें, किसानों को साधने पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा। एक मुट्ठी चावल अभियान शुरू कर बोले ममता का जाना तय है। जी हम बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दूसरे दौर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले उन पर पत्थरबाजी हो गई थी। इस बार जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद किसानों को साधना है। उन्होंने वर्धमान में राधा गोविंद मंदिर में पूजा की। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े जनसैलाब को देखकर स्पष्ट है कि इस बार ममता का जाना तय है। उन्होंने चुन चुनकर ममता बनर्जी पर वार किए। नड्डा ने कहा इस सरकार में घोटाले ही घोटाले हुए, यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी ली जा रही है। उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजकुमार धन बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ममता सरकार का जाना तय है और बीजेपी सरकार का आना तय है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार आएगी तो किसानों का विकास होगा। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें जिसमें जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी हाँ बता दें कि महेंद्र कौर ने कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज कराया केस। आंदोलन में शामिल होने पर की थी टिप्पणी। जी हाँ आपको बता दें कि पंजाब की बुजुर्ग किसान महेंद्र कौर ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पंजाब के भटिंडा में 73 साल की महेंद्र कौर ने मामला दर्ज कराया है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन में शामिल हो जाती महेंद्र कौर की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने कहा था कि ये दादी कुछ रुपए के लिए पहले शाहीन बाग में आंदोलन कर रही थी और अब सिंघू बॉर्डर पर बैठ गई हैं। इसी को लेकर महेंद्र कौर ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 10 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू। वायरस के प्रसार की बड़ी आशंका, सभी राज्यों को अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि बर्ड फ्लू का प्रकोप देश के 10 राज्यों तक पहुंच गया है। इसके अलावा भी कई राज्यों में पंछियों के असामान्य मौत की खबरें हैं। इससे बर्ड फ्लू के वायरस के प्रसार की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय कंट्रोल रूम का गठन कर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए हैं, जबकि बर्ड फ्लू प्रभावित राज्यों में निगरानी के लिए विशेष दल बनाए गए हैं। अब तक 10 राज्यों में पंछियों की अस्वाभाविक मौत होने से वायरस के प्रकोप से दहशत बढ़ गई है, जबकि 7 राज्यों में वायरस से हुई मौत की पुष्टि हो चुकी है। और राहत की बात है कि अभी देश में मानव में बर्ड फ्लू के फैलने की कोई सूचना नहीं है। और मैं अगली खबर निकल कर आ रही फिल्म इंडस्ट्री से। आपको बता दें कि सलमान खान ने पंकज त्रिपाठी के लिए पहली बार किया ये काम। सुनकर आप भी कहेंगे वाह। जी हाँ बात करें कि इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है तो कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। हाल ही में पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्म कागज खूब सुर्खियां बटोर रही है। ये फिल्म OTT पर रिलीज होने जा रही है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड के दबंग यानी
सलमान खान ने खास अपीयरेंस दी है। वहीं अब सामने आया है कि सलमान ने पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म के लिए पहली बार कविता पढ़ी है। इसका वीडियो हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में इस फिल्म से जुड़ा एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें सलमान खान एक कविता पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि सलमान फिल्म कागज की कहानी का सार कविता के जरिए समझा रहे हैं। सलमान जिंदगी में कागज की अहमियत को बता रहे हैं। इस कविता के बोल बेहद खूबसूरत हैं, जिसको सुनकर हर कोई सलमान खान की तारीफें करता दिखाई दे रहा है। ये कविता कुछ यूं शुरू होती है। आपको बता दें कि कहा है कि कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को उसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी आपको बता दें कि योगी सरकार ने मनरेगा बजट को किया 2 गुना, ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए ऐसा करने वाला पहला राज्य। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है। देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के सालाना बजट को करीब 2 गुना कर दिया है। सीएम योगी ने मनरेगा के बजट को 8500 करोड़ सालाना से बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने के निर्देश दिए हैं। बढ़े बजट के नाते गांव-गांव में मनरेगा के तहत हर हाथ को काम मिलना तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले साल देश में सबसे ज्यादा मनरेगा में 85 लाख परिवारों के 1,04,70,000 से ज्यादा श्रमिकों को काम दिया गया था, जो प्रदेश के इतिहास में रिकॉर्ड है। और मैं अगली खबर बता दें कि यूपी के सरकारी विभागों में 1 लाख से ज्यादा भर्तियों का लक्ष्य। समूह ग की नौकरी के लिए यूपीएसएससी कराएगा परीक्षा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर सूबे की सरकार एक साथ कई मोर्चे पर कार्य कर रही है। इसके तहत जहां सरकार नए स्टार्टअप स्थापित करने पर जोर दे रही है, वहीं इस नए साल में करीब 50,000 युवाओं को समूह ग की नौकरियां दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी को तेजी दिखाने को कहा है। युवाओं को नौकरी देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता को देखते हुए अब यूपीएसएससी ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए साल में लोक सेवा आयोग की तर्ज पर त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद में भी 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भी तेजी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि दिल्ली से है। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से की लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा, कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी है, अपने लोगों को इससे सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त लगवाई जाए। इस पर होने वाला खर्च ढेरों भारतीयों की जान बचाने में सहायक होगा। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी केंद्र सरकार से दिल्ली और देश के तमाम लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दिए जाने को कहा था। हालांकि केंद्र सरकार लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देगी या नहीं, इस बात को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। केंद्र सरकार का यह कहना जरूर है कि पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन को फ्री करने की बात कही है, इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेकर है। जी आपको बता दें कि बंगाल में ओवैसी का झटका, टीएमसी में शामिल हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर वाले चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एंट्री ने बंगाल चुनाव को भी और भी रोचक बना दिया है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ओवैसी को बड़ा झटका लगा है।
आपको बता दें कि राज्य में एआईएमएम के कार्यवाहक अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। एसके अब्दुल कलाम के साथ एआईएम के कई सदस्यों ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय में पार्टी में शामिल होने के बाद कलाम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से शांति और अमन का माहौल है। उन्होंने जहरीली हवा को दूर रखने की पार्टी बदली है। इसलिए अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल शांति का नजारा हुआ करता था, लेकिन देर से ही सही यहाँ की हवा जहरीली हो गई है और इसे ठीक करना है। इसलिए मैंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड। भविष्य में हिंसा की आशंका को देखते हुए लिया गया है यह फैसला। जी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी संसद परिसर कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा को लेकर निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने कहा है कि भविष्य हिंसा की आशंका के खतरे को भांपते हुए हमने ये फैसला किया है। ट्विटर की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट के हाल के ट्वीट्स की करीबी से समीक्षा की गई है, जिसके बाद हमने ये पाया है कि ट्रंप के ट्वीट्स को किस तरह से लिया जा रहा है। इसलिए आगे के खतरे को देखते हुए हमने उनका अकाउंट अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। अमेरिका में हुई हिंसा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी 2 हफ्ते के लिए या संभवतः अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मैं अगली खबर में आपको बता दें कि जो बाइडेन ने फाइनल किए कैबिनेट के सभी नाम, कहा बेहतर है शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण से पहले अपने कैबिनेट के सभी नाम फाइनल कर लिए। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने लगभग अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है। जो बाइडेन ने कहा, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने कैबिनेट के नामों को तय कर लिया है। ये अब तक की पहली ऐसी कैबिनेट होगी जिसमें पुरुष और महिला समान रूप में शामिल है। इसके साथ ही इस कैबिनेट में हर नस्ल के लोगों की भागीदारी होगी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजे को न मानने की जिद पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो 20 जनवरी को विधि पूर्वक जो बाइडेन को सत्ता सौंप देंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के पास ट्रेन चलाने के पैसे नहीं, केंद्र और राज्यों से मांगी मदद। 18 साल में पहली बार ऐसा संकट। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से दिल्ली मेट्रो वित्तीय संकट से जूझ रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मदद के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार से भी डीएमआरसी ने मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी उपलब्ध हैं। पत्र में डीएमआरसी ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो के संचालन के लिए मदद की जरूरत है। डीएमआरसी के सामने गहरा संकट पैदा हो गया है। ऐसा संकट पहले कभी नहीं सामने आया। डीएमआरसी ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी का लोन चुकाने को लेकर भी चिंता जाहिर की है। केंद्र और दिल्ली सरकार फेज 1 और फेज 2 कॉरिडोर पर होने वाले ऑपरेशनल नुकसान का आधा भरपाई करने पर सहमत हुए थे। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही बिहार से। जी आपको बता दें कि जेडीयू ने बीजेपी पर उठाया सवाल। सीएम नीतीश कुमार बोले, हमें तो चुनाव में पता ही नहीं चला कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा जदयू की सरकार के बीच अब अनबन की आहट सुनाई पड़ने लगी है। एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा के रुख पर हैरानी जताई थी। अब कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये बात नीतीश कुमार ने उस वक्त कही जब एक के बाद एक उनकी पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी और नेता के पीछे भाजपा का गेम प्लान होने की तरफ इशारा कर रहे थे। बैठक में बीजेपी के खिलाफ नेता बोलते गए और नीतीश कुमार सुनते गए। सभी की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शनिवार को संबोधित करते हुए यही कहा कि चुनाव के वक्त उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है।
और दोस्तों में अगली खबर आ रही है बॉलीवुड से। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आपको बता दें कि एक्ट्रेस दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर और उसकी बहन को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलर्ट है। शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर और उनकी बहन को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बहनों में अभिनेत्री दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर का नाम राहिला फर्नीचर वाला है, उसकी बहन का नाम शाइस्ता फर्नीचर वाला है। दोनों के पास एक गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ ही एक ब्रिटिश कारोबारी करण सजनानी को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के मुताबिक दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर और उनकी बहन ड्रग्स का कारोबार कर रही थी। इस बारे में जब एनसीबी को खबर लगी तो उन्होंने छापेमारी की। शनिवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में हुई इस कार्रवाई में 200 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं। और मैं आपको बता दें कि लगातार महंगे हो रहे हैं खाने के तेल ने बिगाड़ा रसोई का बजट। जाने कब और कैसे मिलेगी राहत। जी आपको बता दें कि सरसों का तेल हो या रिफाइंड ऑयल, बीते कुछ वक्त से कीमतें लगातार उछाल मार रही हैं। सबसे ज्यादा महंगाई सरसों के तेल और सूरजमुखी ऑयल पर देखी जा रही है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ का मानना है कि हाल ही में देश और विदेश में उपजे ऐसे कई बड़े कारण हैं जिसकी वजह से खाने के तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने महासंघ की मांग पर पाम ऑयल में 10% तक आयात शुल्क कम कर दिया था, लेकिन कुछ नए कारणों के चलते इस राहत से भी कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है, भारत में खाने के तेल की खपत का 65% से ज्यादा अधिक तेल आयात करना पड़ता है, जबकि इस वक्त विदेशों में तेल की कीमतें खुद ही बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मौसम खराब होने के चलते पहले ही वहां पर फसलें खराब हो चुकी हैं। और वह अगली खबर में आपको बता दें जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा एनडीए की सरकार बिहार के लिए अभिशाप है। जी हां, आपको बता दें कि नए साल में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। करीब 1 घंटे हुई मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जब बाहर आए तो उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से नुकसान बिहार के आवाम को हो रहा है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र है, मजबूर प्रदेश बन गया है। बिहार एनडीए की सरकार बिहार के लिए अभिशाप है। एनडीए ने जनादेश की चोरी की है। इन लोगों ने चोर दरवाजे से बिहार में अपनी सरकार बनाई है। सीएम नीतीश ने खुद कहा था कि मुझे जबरदस्ती सीएम बनाया गया है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि किसी को जबरदस्ती सीएम बनाया जाए तो वह बिहार के लिए क्या काम करेगा। कुछ फैसले हैं जो बीजेपी को सीएम नीतीश से कराने हैं, इसलिए अभी से ही दबाव बनाया जा रहा है। सरकार में नीतीश कुमार की तनिक भी नहीं चल रही है। नीतीश कुमार बेबस और लाचार बने हैं। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में शीतलहर चलने के संभावना, दक्षिण भारत में होगी बारिश। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत में बारिश का दौर अब लगभग थम गया है। एक बार फिर से इन इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। राजस्थान और दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना है। इस महीने देश के कई हिस्सों, खासकर दक्षिण भारत में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।